तो अब इसके लिए तुम लोगों को जो है वो वेरिएबल नेम के साथ जो है वो डेटा टाइप देना जरूरी है। तो अब यहाँ इंट ए जो है ना, मैंने यहाँ पे क्या डिसाइड कर, ये यहाँ मैंने क्या डिक्लेयर किया है कि ए जो है वो मेरा वेरिएबल का नाम है, और इस वेरिएबल के अंदर जो है वो सिर्फ इंटीजर टाइप वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसके अंदर ए के अंदर जो है वो टी डालने की कोशिश करूंगी, तो फिर अब ए को प्रिंट करो, ये जो है ना मुझे टी का एस की कोड देगा। क्यों? क्योंकि जो है वो मैंने यहाँ पे बोला हुआ है कि ए के अंदर इंटीजर की वैल्यू आएगी, तो वो टी को जो है वो कंसिडर ही नहीं करेगा, उसके पास कैरेक्टर टी आएगा और वो उसको एस की कोड में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। तुम लोगों ने अगर इसमें वैल्यू डाली 3.1, ये क्लियरली जो है वो डेसिमल नंबर है, तो यहाँ पे ये बता देगा कि हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते डबल से इंट के अंदर। दूसरी प्रोग्रामिंग, हम क्या यस यूनिकोड में देगा वैल्यू? वापस से मैं कह रहा हूँ यूनिकोड में देगा वैल्यू टी की। सुनो, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, चैट पे लिख दो या जोर से बोलो। ठीक है हरीम, स्टार्ट करें। मैं जवाब दे देता हूँ अगर कोई। ऑलराइट, अच्छा, तो अब तुम लोगों के पास जो है वो ताजहाल ने बोला था कि तुम लोगों के पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं और नॉन प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो होते हैं कांस्टेंट डेटा टाइप्स, यानी कि जो पुराने डेटा टाइप्स हैं जो कि हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं। सही है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स तुम लोगों के पास हो जाएंगे इंट, फ्लोट, और तुम लोगों के पास हो जाएंगे कैरेक्टर और बूलियन। सही है, ये चार डेटा टाइप्स तुम्हें हर लैंग्वेज के अंदर मिलेंगे। अब जो नॉन प्रिमिटिव होंगे तुम लोगों के पास, वो जो है ना होंगे तुम्हारे पास एरेज और स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स जो है वो नॉन प्रिमिटिव इसलिए हैं क्योंकि ये हर लैंग्वेज के अंदर नेचुरली नहीं आते। बिकॉज तुम सी के अंदर देखो तो सी के अंदर तुम लोगों को स्ट्रिंग्स नहीं मिलेंगे, उसके लिए तुम लोगों को कैरेक्टर एरे यूज करनी होती है। अच्छा, डबल फ्लोट की जगह ना यहाँ पे डेसिमल लिख दो, उसको नाम कुछ भी पुकार सकते हैं। जावा में डबल फ्लोट एक ही चीज होती है, वो डेसिमल वैल्यू होती है, बस उसके अंदर उसका होता है स्पेस का जो है वो फर्क होता है। ठीक है, फिलहाल आगे क्या कराना था? वेरिएबल का हो गया। वेरिएबल्स के बाद आपने फंक्शन की बात करनी थी ना, फंक्शंस की टाइप्स। अच्छा सही, पहले एरे करा दूं फिर फंक्शन के ऊपर करा दूं? देखें। अच्छा देखो, अब एरे तुम लोगों के पास एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है, और बेसिकली एरे तुम लोगों के पास डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर तुम लोग जो है वो अपना डेटा जो है वो सेव कर सकते हो। क्योंकि अगर तो बेसिकली एरे तुम लोगों के पास होती है कि इसके लिए रुको, अच्छा, मैं एक स्क्रीन शेयर करके इनको दिखाऊं एक दफा किस तरीके से एरे का वो विजुअलाइजेशन। व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं कर दूं उसको? हम ऐसा करें, व्हाइट बोर्ड पे करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो एरे बेसिकली हमारे पास होती है वो इस तरह का जो है ना डेटा टाइप होता है, और कि उसके अंदर जो है हम लोगों के पास बहुत सारे, समझ लो वेरिएबल्स होते हैं या लोकेशंस होती है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो है ना वो इंडेक्स के थ्रू जाते हैं कि ये हमारा 0th इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6। याद रखना इंडेक्स जो है ना वो बिल्कुल 0 से स्टार्ट होता है।
तो अब एरे डिफाइन इस तरीके से होती है कि जब तुम लोग एरे को डिफाइन करते हो, वो मैं सिंटैक्स अभी बता दूंगी। अब तुम लोगों को, अच्छा, एरे के अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि हमें ऑलरेडी डिफाइन करना होता है कि ये एरे इतने साइज की है। ये जो एरे है ना, ये 7 साइज की है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो फिर मैं जब इस एरे को डिफाइन करूंगी तो मैं उसका साइज जो है वो बताऊंगी, जो कि मेरे पास जो है वो 7 के बराबर होगा। और वो मेमोरी में जाके जब मैं इसको सिंटैक्स जो है वो डिफाइन करूंगी और मैं एरे को डिफाइन करूंगी, मेमोरी के अंदर वो जाके क्या करेगा, 7 साइमल्टेनियस मेमोरी लोकेशंस को जो है ना वो रिजर्व कर देगा। तो अगर इस मेमोरी लोकेशन का जो तुम्हारे पास एड्रेस है वो 001 है, 001 है, तो इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस तुम्हारे पास 002 होगा, फिर ये 003 होगा। और ये तुम्हारे पास बेसिकली एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर तुम्हारे वो हमारी वैल्यूज जो है वो एक दूसरे से प्रोसीड करें। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा, एक बार और बता देती हूँ। हमारे पास एरे जो है ना बेसिकली एक डेटा टाइप है जिसके अंदर तुम लोग मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। अभी तुम लोगों ने वेरिएबल के अंदर देखा था, वेरिएबल में तुम लोग एक टाइम पे एक वैल्यू स्टोर कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वेरिएबल जो है ना वो मेमोरी के अंदर जाके एक ब्लॉक जो है ना वो रिजर्व कर लेता है, एक सेल जो है वो रिजर्व कर लेता है, और उसमें कोई एक ही वैल्यू आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर तुमने जो है वो 1 लिख दिया, तुम अब 1 के अलावा इसके अंदर कुछ नहीं लिख सकते। इंटीजर है तो 1 आएगा, फ्लोट है तो 1.1 आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल। तुम वेरिएबल में एक टाइम पर एक चीज ही जो है वो सेव करा सकते, एक से ज्यादा चीज नहीं सेव करा सकते। बट अब तुम्हारे पास डेटा इतना सारा है कि उसके अंदर तुम्हें एक जगह पर बहुत सारा डेटा जो है वो स्टोर करा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जो है वो एक पूरी लिस्ट बनानी है कलर्स की। ठीक है, अब तुम्हारे पास रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, तुम उसके अंदर ऐड भी कर सकते हो। अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं, समझ लो कि सबके जो है वो ग्रेड्स हैं। हाँ, पाइथन में जो है ना ये लिस्ट होती थी, ये बेसिकली लिस्ट ही होती है। तुम्हारे पास जो है वो ग्रेड्स हैं, तुम्हारे पास बहुत सारे डेटा टाइप है, और तुम्हारे पास बहुत सारा डेटा है और तुम्हें उसको एक जगह पर स्टोर करना है। उसके लिए हम लोग जो है वो एरे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें नंबर्स स्टोर करना है बहुत सारे। ठीक है, तो अब तुम्हें जो है वो 7 नंबर स्टोर करने एक जगह पर, डिफरेंट जगहों पे नहीं, जहाँ पे तुम्हें हर जगह हर नंबर का एक वेरिएबल तुम्हें याद रखना हो। तुम चाहते हो कि एक वेरिएबल हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एरे, ARR तुम्हारा जो है वो इस एरे का नाम है, और इधर जो है ना मेरे 7 नंबर स्टोर हो। तो तुम्हारा जो है वो ये एक एरे बन जाएगा, और इंटीजर टाइप एरे बन जाएगा, और तुम यहाँ पे जो है वो रैंडम नंबर्स जो भी तुम्हारा दिल चाहे वो स्टोर कर सकते हो। और तुम ये सारे जो है वो क्या कहते हैं, नंबर्स को इस एक वेरिएबल से जो है वो एक्सेस कर सकते हो। वरना यूजुअली क्या होता है कि अगर तुम्हें 1 एक्सेस करना है तो तुम्हें वेरिएबल 1 को जो है वो जाके जो है वो वेरिएबल 1 को कॉल करोगे। अगर 2 एक्सेस करना है तो तुम्हें वेरिएबल 2 को जो है वो एक्सेस करना होगा। तो हम लोग जो है वो प्रोग्राम को छोटा करने के लिए, एक जगह पे सारे वेरिएबल्स को सेव करने के लिए, और ये करने के लिए कि एक ही वेरिएबल को हमें कॉल करना हो, हम लोग जो है वो इसकी जो है वो डेटा की जो है वो एरे बना देते हैं। ये एरे का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये होती क्या है? इसके आगे फिर मैं तुम लोगों को इसकी इंडेक्सिंग बताऊँ। लड़कियों, तुम लोगों को भी समझ में आ गया? वैसे समझ आ रहा है? सबको क्लियर चल रहा है? ठीक है। अच्छा, इसमें हरीम एक चीज है ना, जब आप एरे पढ़ाए ना इसके अंदर सिंटैक्स, ये लोग पाइथन पढ़ के आए हैं, इनको पाइथन वाली वो लिस्ट वाला भी बता दीजिएगा फर्क का। अच्छा, ठीक है, सही। अरे, अच्छा, अब देखो, मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि जो है का, हाँ, मैंने अभी नहीं, हाँ, मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि हम लोग जो है एरे के अंदर जो है वो बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मगर तुम इन वैल्यूज को जो है वो कैसे एक्सेस करोगे?
फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जो है वो ये 1 की वैल्यू चाहिए, करेक्ट। अच्छा, इस एरे का नाम जो है वो ARR है, ठीक है। तो अब तुम्हें जो है वो इसके इंडेक्स वैल्यूज जो है वो करने होंगे। इंडेक्स वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, ये तुम्हें देने नहीं होते, तुम लोगों को सिर्फ जो है ना वो वैल्यूज जो है वो इनपुट करानी होती है, ठीक है। इंडेक्स हमेशा सेम होते हैं, चाहे वो तुम्हारे पास 3 लेंथ की एरे हो, 3 लेंथ की एरे होगी तो फिर तुम्हारे इंडेक्स नंबर्स होंगे 0, 1, 2। अगर 1 लेंथ की एरे है तो तुम्हारे पास इंडेक्स नंबर जो है वो बेसिकली सिर्फ एक ही होगा जो कि 0 होगा। हमारे पास 0 से इंडेक्स नंबर स्टार्ट होते हैं और हमारे पास कंटिन्यू होते रहते हैं। याद रखना, अगर तुम्हें वैल्यू एक्सेस करनी है, वैल्यू यानी कि डेटा एक्सेस करना है, तो तुम्हें इंडेक्स नंबर से जो है वो काम होगा। ये तुम्हारे पास सारी वैल्यू है और ये तुम्हारे पास जो है वो सारे इंडेक्स है। अब तुम्हें जो है वो 1 को जो है वो एक्सेस करना है, तो तुम लोग जो है वो ARR लिखोगे, मतलब डिफाइन करोगे कि किस एरे के अंदर, क्योंकि एक प्रोग्राम में मल्टीपल एरेज भी हो सकते हैं, तो तुम पहले एरे का नाम बताओगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे और तुम लोग उसका इंडेक्स नंबर बताओगे 3, ठीक है। इंडेक्स नंबर तुमने बताया, जब तुम इसको तुम प्रिंट कराओगे ना, तो तुम्हारे पास जो प्रिंट होके वैल्यू आएगी वो आएगी 1, ठीक है। अब अगर तुम लोगों को जो है 6 करना है फॉर एग्जांपल एक्सेस, यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू और डेटा वैल्यू सेम है, इससे कोई मसला नहीं होता, इससे कोई मसला नहीं होता। तुमने जो है अगर 6 को एक्सेस करना है, तुम्हें पता है कि उसकी जो है वो तुम्हारे पास इंडेक्स वैल्यू 6 है, तो तुम लोग इसके ऊपर बस डायरेक्ट लिख दोगे ARR, और ARR की कौन सी एरे को कौन सी एरे से डेटा चाहिए और उसके किस इंडेक्स से डेटा चाहिए, और वो तुम्हें जो है वो वैल्यू दे देगा 6। ये 6 ये है और ये वाला 6 जो है वो ये। ऑलराइट, ये -1 उमर क्यों कह रहे हो? भाई वो -1 उसके अंदर होता है पाइथन में, यहाँ नहीं है लास्ट इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए। हाँ, ये यहाँ पे लास्ट इंडेक्स को अगर तुम्हें एक्सेस करना है ना, तो देखो अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि इस एरे की लेंथ जो है ना वो 7 है, ठीक है। तो इसका लास्ट जो इंडेक्स नंबर होगा ना वो उससे एक नंबर छोटा होगा। अगर तुम्हें फॉर एग्जांपल ये वाला एक्सेस करना है, लास्ट इंडेक्स एक्सेस करना है, और तुम्हें उसका इंडेक्स नहीं पता, तो तुम लोग बस जो है ना उसके अंदर लिख दोगे ARR लेंथ -1, ठीक है। लेंथ हमारे पास जो है 7 है एरे की, ये हमारे पास फंक्शन होता है लेंथ निकालने के लिए, इसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता। 1 तुमने उसके अंदर से माइनस किया तो 7 - 1 जो है वो तुम्हारे पास आखिरी इंडेक्स आ गया 6। अगर तुम इस एरे के अंदर देखो, इस एरे के अंदर देखो, इसकी लेंथ जो है वो तुम्हारे पास 3 थी, आखिरी इंडेक्स की 3 - 1 2 है। हमें किस तरह पता चलेगा कि हमें, देखो यूजली बिगिनिंग के अंदर ना एरेज की हम लोग खुद बताते हैं कि एरेज का साइज कितना है। एरेज के अंदर ड्रॉबैक यही है कि हमें ना एरे का साइज जो है वो बताना पड़ता है। अगर तुमने 10 की एरे डिफाइन कर दी है तो उसके अंदर 11 एलिमेंट्स नहीं डाल सकते, ठीक है। तो मोस्ट केसेस में तो तुम लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि एरे का साइज कितना है। मगर अब जो है ना हम लोग एरेज को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर साइज हम नहीं बताएं और वो रैंडमली जो है वो बनती है, मतलब इनफिनिट एरे होती है। तो उसके अंदर एक फंक्शन होता है लेंथ का, वो मैं अभी तुम लोगों को करके दिखाऊंगी तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। और उस फंक्शन के थ्रू ना हमें एरे की जो है वो एक्टिव लेंथ जो है वो पता चलता है। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई क्या? यस आ गई। इसको हम लोग जो है ना वो करके देख लेते हैं कि तुम लोगों एरेस जो है वो किस तरह होती है। अच्छा, एरेस के भी ना जावा के अंदर 2 तरीके हैं, एक पुराना तरीका है, एक जो है वो रिलेटिवली न्यू तरीका है। एक तरीका होता है जिसके, एक तरीका है जो हम यूज करते हैं जब हमें ऑलरेडी एरे की लेंथ पता हो। जैसे अगर मुझे पता है कि इस एरे में 10 एलिमेंट्स से ज्यादा आएंगे तो मैं ये वाला तरीका यूज करूंगी। अगर मुझे पता है कि इसमें मतलब रैंडमली आ सकते हैं तो फिर मैं बल्कि वो छोड़ो, 2 तरीके हैं, सही है।
अच्छा, पहले मैं जो है वो डेटा टाइप बताऊंगी कि मुझे किस डेटा टाइप की एरे चाहिए। याद रखना, एरे भी जो है वो तुम लोगों की एक तरीके से मतलब वेरिएबल की टाइप है, नॉन प्रिमिटिव टाइप है। तुम्हें इसके अंदर बताना पड़ेगा कि किस डेटा टाइप की चाहिए। मैं यहाँ पे इंट यूज कर रही हूँ, मगर तुम लोग कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं, कैरेक्टर की एरे बना देते हैं, ठीक है। इसके आगे तुम लोग जो है वो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है ना आइडेंटिफाई कर बता देगा कंपाइलर को कि अब जो है ना एरे डिक्लेयर होने वाली है। फिर तुम लोग जो है वो एरे का नाम दोगे। कैरेक्टर एरे मैंने जो है उसका नाम दे दिया, और फिर मुझे इसके अंदर जो है ना इसके अंदर इनपुट देना होगा। एरे के अंदर इनपुट जो है वो तुम लोग कर्ली ब्रैकेट से दोगे, और हर एलिमेंट को जो है वो सेपरेट कॉमा से करोगे। अच्छा, और एरे के लिए जो है वो ये सिंगल कोटेशन यूज करते हैं कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर डाला AH और T, ठीक है। अब मुझे जल्दी से चैट पे माइक अनम्यूट करके बता दो कि इस एरे की लेंथ जो है वो कितनी। 0 1 2 3 मतलब तीन थ्री तीन लेंथ। है। 3 लेंथ है, और आखिरी इंडेक्स कौन सा है? आखिरी इंडेक्स 2 होगा 2। ठीक है, सही। अब देखो तुम लोगों को जो है वो इससे कैसे पता चलेगा। अब तुम लोगों को जो है वो मैं प्रोग्राम से रन करके दिखाती हूँ कि प्रोग्राम से तुम लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस एरे की लेंथ कितनी है। तो वो तुम्हारे पास हो जाएगी कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे के बाद तुम लोग डॉट लगाओगे। डॉट से ना तुम्हारे पास कुछ एक्शंस आ जाएंगे, बेसिकली मेथड्स कहते हैं इन्हें टेक्निकली, मगर वो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में समझा देंगे। तुम्हारे पास कुछ एक्शंस आ जाएंगे जो तुम इस एरे पर परफॉर्म करते हो। डॉट दबाओगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा लेंथ का फंक्शन, ठीक है। तुम लेंथ को जो है वो एंटर करोगे, और अब जो है तुम अगर इसको तुमने प्रिंट किया, इसको प्रिंट करो तो तुम्हारे पास लेंथ जो है वो 3 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें जो है वो तुम लोगों को एच प्रिंट कराना है। मुझे मैं कहते हैं चैट के ऊपर जो है ना उसका एक लाइन का कोड होगा। व्हाइट बोर्ड मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ। उससे जो है ना देख के जो है वो जल्दी से मुझे कोड लिख कर वो एक लाइन जो है वो लिख के दे दो। ठीक है, पहला वाला सही है। नहीं, पहला वाला एक्चुअली सही है। राइट, वापस से जल्दी से वापस से देखो। मैं तुम लोगों को इंडेक्स नंबर्स के लिए क्या बताया था मैंने, तभी जो है वो ठीक है। अच्छा, लेंथ -2 भी ठीक है, चलेगा। मगर मैंने तुम्हें यहाँ पे एच दे दिया ना, तुम्हें यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि तुम जो है वो कैसे इसको एक्सेस वो क्या तुम लोग जो है वो कितना माइनस करोगे। यूजुअली तुम्हें पता थोड़ी ना होगा कि तुम्हें कैसे जो है वो करना है। मगर लेंथ -2 इस उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो मैं लिखूंगी कैरेक्टर एरे 1, ठीक है। और अब इसको मैं रन कर देती हूँ, तो ये मेरे पास जो है वो एच प्रिंट होगा। सही है। अब मुझे बताओगे अगर मुझे जो है वो ए प्रिंट करना है तो तुम लोग क्या लिखोगे? ठीक है, सही। अब ये तुम लोगों को समझ में आ गया।
अच्छा अब अगर मुझे अच्छा दूसरी तरीके का दूसरा जो है ना हम लोग कैसे करते हैं कि देखो हमने यहाँ पे ना इनपुट दिया है, हमने तीन किस्म के तीन इनपुट्स दिए, ठीक है। एरे के अंदर हम लोगों ने तीन एलिमेंट्स लगाए, तो हमें जो है ना कैरेक्टर एरे की लेंथ पता चल गई कि इतनी है। मगर अगर हमें जो है ना एक एरे बनानी है 10 की, सही है, मगर हमें उसका इनपुट नहीं पता कि क्या है, मतलब कि हमें पता है कि इसमें 10 एलिमेंट्स आएंगे, मगर हमें ये नहीं पता कि इनपुट क्या है। प्रोग्राम के बीच में जब रन कर रहे होगे, चीजें सेव करा रहे होगे, तो ये चीज आती है कि हमें ये नहीं पता कि कितने क्या इनपुट इसमें आएगा, मगर हमें ये पता है कि इतना इनपुट आएगा। तो उसके लिए जो है ना हम लोग ये करते हैं कि मैंने दिया कैरेक्टर एरे 1 इज इक्वल्स टू न्यू, ठीक है। अगर अराउंड 1000 एलिमेंट्स हैं और एक स्पेसिफिक आइटम प्रिंट, अगर अराउंड 1000 एलिमेंट्स हैं और एक स्पेसिफिक आइटम प्रिंट करा, इसके लिए जो है ना तुम्हें पूरी एरे को ट्रेवर्स करना होता है। अगर तुम्हें पता है कि क्या एलिमेंट प्रिंट कराना, तुम्हें पूरी एरे जो है ना उसको ट्रेवर्स करना होगा, यानी एक एक पहले तुम्हें इसे विजिट करना होगा, ये चेक करना होगा कि जो तुम्हें प्रिंट कराना है वो सेम है या नहीं, ये विजिट करना होगा, ये विजिट करना होगा। वरना और अगर तुम्हें नहीं पता कि क्या एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो तुम्हें सारे प्रिंट करना है, ठीक है। अच्छा ये इस एरे को देखो, इसके अंदर मैंने इनपुट नहीं दिया, मगर ये मेरे पास कैरेक्टर एरे जो है ना 10 प्लेसेस की जो है वो बन गई है। अगर मैं इसको ये करूं और मैं इसकी लेंथ प्रिंट करूं, तो अब मैं इसकी लेंथ प्रिंट करूंगी ना, तो मेरे पास आएगी देखो 10 आ गई। मैंने यहाँ पे जो है पास इसकी लेंथ 10 आ गई, मगर इसमें अभी कुछ भी नहीं है, ये एरे कंप्लीटली एम्प्टी है, या तो इसमें गार्बेज वैल्यू है, ठीक है। अब तुम इसके अंदर देखो, इसके अंदर अगर मैं एक एलिमेंट भी ऐड करूंगी ना, जैसे मैंने W ऐड किया, तो फिर देखना कि इसके अंदर जो है इसकी इसकी लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी, इसकी लेंथ 4 हो जाएगी। इस मेथड के अंदर तुम्हारी लेंथ जो है ना तुम्हारी इनपुट डेटा पे डिपेंड करती है, इस मेथड में तुम्हारी लेंथ तुम्हारी जो है वो गिवन लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। एक एरे में दो डेटा टाइप्स नहीं इंसर्ट कर सकते हैं, मगर वो होता है जब हम लोग यूजर डिफाइंड हमारे पास डेटा सेट हो, वो तुम लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर बताते हैं किस तरीके से, ठीक है। अच्छा अब तुम्हें जो है इसके अंदर अब हम लोग ना क्या कहते हैं, चलो मैं अभी इसमें ऐसी इनपुट दे देती हूँ। अच्छा इनपुट देने के लिए भी जो है ना मैं ये करती हूँ कि अगर मैंने कैरेक्टर को, मुझे 0th इंडेक्स के ऊपर कुछ प्रिंट कराना है ना, वो कुछ इनपुट कराना है या प्रिंट कराना है, तो मैं पहले 0th इंडेक्स पे गई और इस पे अंदर जो है वो मैंने p डाल दिया, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि इस कैरेक्टर इस एरे को एक्सेस करो, इसके 0th इंडेक्स पे जाओ और इसके अंदर p की वैल्यू इंसर्ट कर दो। यहाँ पे हम सिर्फ वंथ इंडेक्स को एक्सेस कर रहे थे और रीड कर रहे थे, यहाँ पे हम उसको जो है वो राइट भी कर रहे हैं, ठीक है। मगर अच्छा अब अगर मुझे 6th इंडेक्स पे कुछ इंसर्ट करना है, तो उसका कोड क्या होगा, वो लिखो। अच्छा एरे की लेंथ तुम लोगों को हर वक्त मालूम होगी, एरे की लेंथ हर वक्त इसलिए मालूम होगी क्योंकि एरे का तुम्हारा ना डेटा टाइप ही ऐसा है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि एरे के अंदर जो है ना वो जाकर मेमोरी को, उतनी मेमोरी को क्या कहते हैं पकड़ लेता है और उसको फिर छोड़ता नहीं है। तुम जितनी उसको स्पेस दोगी ना, जैसे 10 दिया है, तुम उसको इनपुट से वो बताओ कि वो उतनी ही उसके ऊपर काम करे। उसके लिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग लिंक्ड लिस्ट यूज करते हैं, और
जावा के अंदर जो है ना एक दूसरी डेटा टाइप है जो कि है एरे लिस्ट। उसके अंदर जो है ना तुम जितने भी चाहो, उसके अंदर हमारे पास कोई वो नहीं होती, लिमिटेशन नहीं होती कि हम सिर्फ इतने इंसर्ट कर सकते हैं। अब जल्दी से बताओ कि मुझे अगर इस एरे के अंदर सिक्स्थ इंडेक्स पे जो है वो W इंसर्ट करना है, तो फिर मैं उसका कोड कैसे लिखूं? अच्छा चलो सही है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सही बताया। अच्छा अब देखो, यहाँ पे तो सिर्फ 10 है, 10 के लिए तुम लोग जो है वो लिख सकते हो, ठीक है, तुम लोग 10 के लिए लिख सकते हो। मगर अगर 1000 एलिमेंट्स है तो तुम लोग क्या हर एलिमेंट को अलग अलग बैठ के टाइप करोगे? ये तो दिमाग खराब वाला काम है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो है ना लूप्स यूज करते हैं। अब पाइथन में जो है ना तुम लोग लूप्स नहीं यूज करते थे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ईज बना दी थी, डायरेक्टली पूरा जो है वो उसके अंदर तुम्हारे पास चला जाता था, इनपुट एक ही लाइन के अंदर। और जो है क्या कहते हैं, तुम लोगों को वो नहीं करना होता था, क्या कहते हैं? मेरा एक सवाल था। आप पूछो। मैं ये कह रहा था कि आप नेम्स आपने डिक्लेयर कर दिया न्यू करके जो आपने एरे बनाए, वापस से बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने एरे डिक्लेयर की है न्यू करके, हाँ ये वाली। इसमें बेसिकली जो जी हाँ इसमें बेसिकली जो इंडेक्स की जो वैल्यू होंगी वो नल होगी ना, तो हम कुछ इसमें इंसर्ट नहीं करवा रहे। नहीं नहीं, इंडेक्सिंग नल कभी नहीं होगी, इंडेक्स तुम्हारे कभी भी नल नहीं हो सकते, ठीक नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडेक्स 0 पे भी नल होगा, 1 पे भी हाँ नल होगा, 2 पे भी हाँ नल होगा, जो वैल्यू होगी। हाँ, सब पे 0 ठीक होगा है, या तो फिर और गार्बेज वैल्यू होगी। हाँ गार्बेज ठीक, वैल्यू होगी, ठीक है। ठीक है, अभी कुछ नहीं होगा। ओके ओके अच्छा अब ओके यहाँ पे ओके। देखो, तुम लोग को इवन तो अगर तुम लोगों को 10 वैल्यूज भी इंसर्ट करानी है तो इस सबको जो है वो इंसर्ट कराना एक ख्वारी का काम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग जो है ना लूप्स यूज करते हैं। तो अब लूप के लिए हम लोग क्या करेंगे, लूप हम लोग जो है ना लगा देते हैं कि पहले इस इंडेक्स को विजिट करें, इसके अंदर इनपुट डालें, इस इंडेक्स को विजिट करके इसके अंदर जो है वो इनपुट डालें, इस इंडेक्स को विजिट करके इसके अंदर जो है वो इनपुट डालें। लूप जो है ना वो एक काम को बार बार करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखो रेपिटेशन कितनी है, पहले हम ARR 0 के लिए कोड लिखेंगे, फिर ARR 1 के लिए कोड लिखेंगे। इसके अंदर सिवाय इस इंडेक्स के बजाय सब चेंज हो गए। तो हम इस इंडेक्स को जो है ना वो एक वेरिएबल बना देते हैं और इसको जो है ना हम लोग चेंज करते रहते हैं और बाकी पूरा कोड हमारा सेम रहता है। तो अब इसके अंदर देखो, अच्छा मैं ना डायरेक्ट करने की मुझे आदत है, मगर तुम लोग अब यहाँ पे देखो कि इसका सिंटेक्स क्या है, ठीक है। इंट I इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमेशा इंट रहेगा, ये कैरेक्टर नहीं होगा, ये स्ट्रिंग नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि I यहाँ पर जो है ना हमारा बेसिकली इंडेक्स है और वो हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये होता है हमारा आइट्रेटेबल वेरिएबल। इसको मैं लिख देती हूँ। ये हमारा जो है वो आइट्रेटेबल वेरिएबल होता है और इसके अंदर जो है हम लोग इसकी जो है ना वैल्यू चेंज करते रहते हैं। जैसे मैंने अभी तुम लोग को व्हाइट बोर्ड पे बताया था ना कि वो उस इंडेक्स की वैल्यू को हम अपडेट करते रहेंगे, तो वो ये वेरिएबल है जिसको हम चेंज करते रहेंगे। और हर लूप के अंदर जो है ना, फॉर लूप के अंदर, स्पेशली फॉर लूप के अंदर एक वेरिएबल होता है जिसको हम लोग जो है वो चेंज करते रहते हैं। फॉर लूप को काम करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक आइट्रेटेबल वेरिएबल चाहिए होता है, एक रेंज चाहिए होती है कि इस वेरिएबल को जो है, इस लूप जो है वो ये कितनी बार चले। आई जो है वो तुम्हारा ये होगा और हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो दे दी कैरेक्टर लेंथ, ठीक है। यानी कि हमारे पास 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे इसको छोड़ो, इस एग्जाम्पल से निकाल, 5, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि ये आई जो है ना ये तुम लोगों के पास 5 बार चलेगा।
ये लूप जो है वो तुम्हारे पास 5 बार चलेगा। और आई प्लस प्लस का क्या मतलब है कि जब वो आखिरी लाइन के ऊपर, जो आखिरी लाइन को जब ये फॉर लूप एग्जीक्यूट कर लेगा, जब आखिरी लाइन को एग्जीक्यूट कर लेगा फॉर लूप, तो वो आई के अंदर जो है ना एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा, यानी कि वो जो है तुम्हारे पास आई की वैल्यू 0 हो जाए। अब इसको मैं ना तुम लोगों को प्रिंट करके दिखाती हूँ, इस सबको फिलहाल कमेंट आउट कर देते हैं। Oh, sorry. Hi. प्लस प्लस जो है ना तुम्हारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर करता क्या है कि मैंने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि जब मेरा फॉर लूप की आखिरी एक इटरेशन की आखिरी स्टेटमेंट फिनिश हो जाए तो आई के अंदर जो है ना एक वैल्यू प्लस कर। हाँ हरीम, हरीम, आप एक काम करें, इनको ये जो प्लस प्लस वाला ना ऑपरेटर रह गया था, ये इनको बगैर लूप के बगैर ना प्रिंट करके दिखा दें कि सिंगल अगर वेरिएबल पे भी अप्लाई करें लूप के साथ। हाँ ऊपर। अच्छा भाई, तुम लोगों को अगर एक मैंने जो है वो दे दिया है इंट ए, मैंने तुम लोगों को 2 दे दिया, ठीक है। तुम लोगों को अगर 2 के अंदर एक 1 वैल्यू जो है वो इंक्रीज करनी है तो तुम लोग इसके अंदर क्या करोगे? तुम लोग a+1 लिखोगे ना। तो उसका एक शॉर्टकट ये, तुम लोग या तो a+1 लिखोगे या तुम लोग लिखोगे a+1, सॉरी हाँ, a+1 लिखोगे। इसका शॉर्टकट ये होता है कि हम लोग a++ लिख देते हैं। a++ क्या करता है, एक वैल्यू को जो है वो इंक्रीज, उसके अंदर एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देता है। यानी कि अब ये a2 है, तो अब इसको मैं अगर a को प्रिंट करूंगी, ये मेरा ये क्यों नहीं चल रहा? हाँ, इसको अगर मैं अब a की वैल्यू प्रिंट करूंगी तो ये 3 हो जाएगी। हाँ, a इज इक्वल्स टू a+1 करते हैं ना, a++ इसी का जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म। तो अब इसको रन करो, ये 3 हो जाएगा। इनको जो है ना हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं और ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है। अगर इसको तुम माइनस माइनस करोगे तो ये एक वैल्यू को माइनस कर देगा, ये तुम्हारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करना है, तुम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट को जो है ना सर्च करना, क्योंकि तुम्हारे पास a++ और ++a में ना फर्क आ जाता है लूप्स के अंदर। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट को सर्च करना, ठीक है। अब फॉर लूप के अंदर वापस आओ तुम लोग। तो फॉर लूप के अंदर मैंने जो है वो 3 चीजें बता दी। आइटरेटेबल वेरिएबल बता दिया, मैंने बता दिया कि किस रेंज तक जो है वो लूप चलना है, मतलब कितनी बार लूप चलना है। और ये वेरिएबल जो है वो हर लूप के बाद जो है वो एक वैल्यू जो है वो आई की वैल्यू क्या आ रही है, 0 1 2 3 4। अब मुझे कोई भी जल्दी से मुझे बताओ कि मेरे पास यहाँ पे 5 क्यों नहीं है और मेरी यहाँ पे 0 से वैल्यू क्यों स्टार्ट हो। ठीक है, इक्वल नहीं है 5 के, इसलिए नहीं आती। अच्छा, अब सही है, ठीक है। मैंने इसको जो है वो ये कर दिया, ठीक है। देख लो, नहीं रुको, इसको भी छोड़ो। अब मैं इसको ये कर देती हूँ। अब तुम लोग मुझे बताओ कि ये लूप जो है वो कितनी बार रन करेगा। मैं इसको रन नहीं कर रही, तुम लोग मुझे बताओ कि ये लूप जो है वो कितनी बार रन करेगा। सही है, 6 टाइम्स रन करेगा, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोगों को क्या लगता है कि मैंने जो ये किया है i इज इक्वल्स टू +2, इससे जो है वो क्या फर्क पड़ेगा आई की वैल्यू के बाद? क्योंकि पहले देखो आई की मेरी वैल्यू जो है, जब मैंने i++ किया हुआ था तो कैसे प्रिंट हो रही थी। अब इसके अंदर जो है वो आई की वैल्यू जो है वो कैसे प्रिंट होगी, या ये छोड़ो, ये बताओ कि जो है तुम लोगों के पास इसकी वजह से एग्जैक्टली 2+ हो जाएगा।
ठीक है, तो तुम ये तो इवन तो हमारी रेंज जो है वो 6 की है, यहाँ पे हमारे ये जो प्लस ऑपरेटर है ना कि हमें कितनी बार प्रिंट करना है, स्किप करना है, इसकी वजह से हम रेंज जो है ना छोटी भी कर सकते हैं। ये देखो 0 to 4 जो है वो तुम्हारे पास प्रिंट हो गया। ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया? अच्छा, अब वापस से जो है ना हम लोग आ जाते हैं इस वाले इसके ऊपर। मुझे जो है इस एरे के अंदर जो है मुझे इस एरे के अंदर जो है ना क्या देनी है, इस एरे के अंदर मुझे इनपुट देनी है। तो इसको मैं जो हूँ वो कर देती हूँ, यहाँ जहां मैंने डैशेस लगाए ना, मुझे तुम लोग ये बताओ कि इस डैश के अंदर जो है वो क्या वैल्यू आई और क्यों आई, सबसे बड़ी बात। जो जो ये मुझे वैल्यू बता रहे हैं ना, ये भी पता है कि क्यों आई। सही है, इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। ये बात सबको क्लियर थी कि हमारे 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगी। ठीक है, अब ये बताओ कि मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू है, ये सबसे बड़ा सवाल। क्यों आएगी ये तो बताओ मुझे। ये तो तुम लोगों ने, मैंने पहले भी लिखा था उस वक्त, तुम लोगों को याद होगा। क्यों आई थी ये बताओ कि एरे 1 डॉट लेंथ में क्यों लिखूंगी। सही है, ठीक है। अच्छा, अब ये जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना, सबसे पहले जो है ना अपनी कॉपी के ऊपर जो है ना इंडेक्स नंबर पूरा एरे बना के, जैसे मैंने बॉक्स फॉर्म में बनाई थी, इंडेक्स नंबर्स उसके लिखे थे, लेंथ लिखो, तो तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है ना उससे थोड़ा फेमिलियर हो। इनपुट दे, चलो सही है, इसके अंदर फिर अब इनपुट देते हैं हम लोग। क्या input देंगे? अच्छा, मैं अभी ना स्कैनर वाली क्लास यूज नहीं कर रही, बिकॉज क्योंकि अगर मैं वैसे यूजर इनपुट दूंगी मसला बन जाएगा एक। तो इसको करो, ये मैंने प्लस तलाल स्मॉल ए का क्या था इसकी कोड? 49। चल सही, इस बंदे से रब्ता कर लो, इसका मैंने सेटअप बना दिया। थोड़ा स्कैनर की क्लास ही कर लेते हैं। चलो सही, ठीक है। अब यहाँ पर एसवी डॉट ठीक है। ओके, इसे छोड़ो, मैं इसको इंटीजर वैल्यू नेक्स्ट पे लाइन चेंज करके कर। पढ़ ले। नेक्स्ट लाइन पे नहीं हो रहा ना, नेक्स्ट लाइन जो है ना Next line- स्ट्रिंग के लिए। हाँ हाँ, वो स्ट्रिंग के लिए वो नहीं होगा। उसके आगे डॉट 4 लगा दें, डॉट 4 0।
अलग होता है, जिसके पास अब इंटीजर की एरे बन रही है, ठीक है। तो अब इसको हमें रन करते हैं। अब ये बेसिकली इनपुट मांग रहे हैं मेरे पास। इसको इनपुट देते हैं। अच्छा, अब मेरी इस एरे के अंदर ना ये इनपुट आ गई है, मगर मैंने क्योंकि एरे को प्रिंट नहीं कराया था तो मुझे इसके लिए फिर से कोड लिखना पड़ेगा। और इस बार जो है वो मैं करती हूँ दिस आउट। अच्छा, तुम लोग अगर एलएन हटा दोगे ना तो हर उसके बाद जो है ना वो न्यू लाइन नहीं आएगी। और यार एक मिनट ऊपर का कमेंट कर देते, दोबारा इनपुट नहीं देना नहीं, पड़ेगा। हाँ वो इनपुट इनपुट फिर कैसे लेंगे हम? ये तुम लोगों के पास जो है ना एरे प्रिंट हो गई है, सही है। तो अब इसके अंदर देखो, मैं इसमें जो है वो हर इंडेक्स के ऊपर जा रही हूँ और क्या कहते हैं यहाँ पर जो है उसके अंदर इनपुट ले रही हूँ, फिर मैं हर इंडेक्स को विजिट कर रही हूँ और फिर मैं उसको जो है वो प्रिंट कर रही हूँ। अच्छा, अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि मेरे पास जो है ना वो इंडेक्स नंबर प्रिंट हो जाए। मुझे उस वेरिएबल या उस चीज वो उस कोड का बताओ कि मैं यहाँ पे जो है वो लिखूं कि मेरे पास इंडेक्स नंबर जो है वो प्रिंट हो जाए। एक का आ गया, बाकी सब बताओ। चलो सही। अब इसको रन करते हैं। तो ये तुम्हारे पास आ गई कि मेरे पास इंडेक्स 0 पर 7 है, इंडेक्स वन के मेरे पास इंडेक्स वन के ऊपर जो है वो 4 वैल्यू है और इंडेक्स 2 के ऊपर जो है वो 2 वैल्यू है। इसको फर्दर ठीक करने के लिए मुझे यहाँ पे ये करना पड़ेगा। जब बैक स्लैश एन लगा दोगे, नहीं छोड़ो, बैक स्लैश एन से जो है ना तुम लोगों के पास न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी, बट मैं इसको यहीं पे लगा देती हूँ। ये वाली बात जो है वो सबको समझ में आ गई क्या? ठीक है, ये वाली बात जो है वो बताओ किसी को समझ में नहीं आई और क्या किसको समझ में नहीं है। सबको सब समझ आ गया। यहाँ पे है भी क्या कोई? नो का मतलब क्या है, समझ नहीं आया? और अगर क्या जो समझ नहीं आया वो एग्जैक्टली बताओ। यहाँ पे तुम लोग जो है वो बेसिकली ओपन कर रहे हो इनपुट लेने के लिए, एक वेरिएबल इनपुट लेने के लिए कर रहे हो। इस लूप के अंदर जो है वो तुम लोग इनपुट ले रहे हो और इस लूप के अंदर जो है वो उसे प्रिंट करा रहे हो।
वैल्यूज पुट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये पाइथन की तरह नहीं है, ठीक है। पाइथन के अंदर ये डायरेक्टली हो जाता है, पाइथन के अंदर बैकएंड के अंदर यही होता है, जब तुम लोग उसको प्रिंट करते हो ना लिस्ट को, तो बेसिकली यही होता है उसके अंदर, मगर वो कंडेंस्ड कोड तुम लोग लिखते हो। यहाँ पर जो है ना, ये जावा और सी के अंदर तुम लोगों को पूरा लूप जो है वो बनाना पड़ता है प्रिंट करने के लिए। एक ही लूप के अंदर प्रिंट हो सकता है, मगर उसके अंदर फिर तुम्हें करना होगा, पहले इनपुट लोगे फिर उसको जो है वो प्रिंट करा दोगे। तुम ये एक लूप के अंदर भी काम कर सकते हो। बस अगर यही एक लाइन ऊपर लिख देनी है। हाँ, बस यही लाइन जो है वो उठाकर ऊपर लिख देनी। इनको वाइल लूप बता दें, ठीक है, वाइल और अच्छा, अब यही काम तुम लोग जो है ना वाइल के साथ भी कर सकते हो। वाइल का मैं तुम लोगों को सिंटेक्स बता देती हूँ। वाइल का सिंटेक्स होता है तुम्हारे पास, यहाँ पे वाइल लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, और तुम्हारे पास यहाँ पे जो है ना कुछ भी तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारे पास जो है ना कोड होता है, ठीक है। वाइल के अंदर कोई भी आइटरेटेबल वैल्यू, रेंज वगैरह ये सब कुछ भी नहीं होता। ये सब जो है वो आपको खुद मैनेज करना होता है। और यहाँ पे जो कंडीशन होती है ना, वो जब ट्रू हो जाती है उसकी बेसिस के ऊपर होता है। जब तुम्हारे पास कंडीशन फॉल्स होगी लूप खत्म हो जाएगा, जब कंडीशन तुम्हारे पास ट्रू होगी लूप चलता रहेगा, ठीक है। अब अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे कराना है वाइल के अंदर कि मुझे समझ लो इस एरे को ही प्रिंट कराना, ठीक है, तो फिर मैं जो है वो इसके अंदर लिखूंगी कि अच्छा, इसके अंदर मुझे आई की वैल्यू जो है ना बाहर करवानी पड़े, बाहर जो है वो डिक्लेयर करानी पड़ेगी। फिर मैं इसके अंदर लिखूंगी कि मेरा आई जो है वो लेस देन हो किससे, एरे 1 की लेंथ से। और फिर मैं यहाँ पे जो है वो यही पूरी लाइन लिख दूंगी। अच्छा, और फिर इसको आइट्रेट कर दूँ। अच्छा, अब देखो वाइल और फॉर के अंदर तुम लोग देखो डिफरेंस क्या है। फॉर के अंदर ना मैंने एक वेरिएबल बना दिया। तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि एक स्क्रिप्ट के अंदर तुम्हारे पास एक वेरिएबल वापस से रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो फॉर के अंदर मैंने तो यहाँ पे भी आई यूज किया, यहाँ पे भी आई यूज किया, और फिर से मैं यहाँ पे आई यूज कर दी। तो इसने यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल बना दिया, ठीक है। तो जैसे ही ये फॉर लूप जो है वो तुम्हारे पास खत्म होगा, ये टर्मिनेट होगा फॉर लूप, तो ये वेरिएबल भी जो है ना वो तुम्हारा डिलीट हो जाएगा। और ये जो है ना बेसिकली अच्छा कोड लिखने का है कि तुम्हारे पास बेकार के वेरिएबल्स जो है वो पड़े ना रहे। वाइल लूप के अंदर जो है ना वो ये बेकार के वेरिएबल्स पड़े रहते हैं, क्योंकि ये मैंने देखो यहाँ इसको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। अब अगर मैं कोई और फॉर का जो है वो लूप बनाऊंगी तो उसके अंदर आई यूज नहीं होगा, उसके अंदर जे यूज होगा। और अगर मैं आई यूज करूंगी ना वो मुझे एरर दे देगा, क्या एरर के डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर मैंने ये आई मैंने डिक्लेयर कर दिया, मैं फॉर के अंदर उसको फिर से यूज नहीं कर सकती, क्योंकि फिर वो जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। और जब तक ये तुम्हारा कोड खत्म नहीं होगा ये वेरिएबल जो है वो एग्जिस्ट करते रहेगा, तुम उसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो है वो वाइल की कंडीशन लगा दी कि आई तो मेरे पास कम हो कैरेक्टर लेंथ से, वो एरे की लेंथ से। मैंने उसको जो है वो जो कोड कराना था वो किया, और फिर मैंने आई प्लस प्लस किया। यहाँ पर देखो कंडीशन कैसे ट्रू होगी, यहाँ पे कंडीशन ऐसे ट्रू होगी कि देखो सबसे पहले वो आएगा वाइल के अंदर, देखा अब वो ना कंडीशन देखेगा। मेरे पास कंडीशन है कि मेरे पास आई है, आई की वैल्यू मेरे पास है 0 लेस देन होना चाहिए कैरेक्टर 1 की लेंथ से। कैरेक्टर 1 की लेंथ जो है वो तुम्हारे पास यहाँ पे 10 है, ये स्टैटिक है, ये नेवर चेंजिंग है, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये कंडीशन तुम्हारे पास ट्रू है। तुम लोगों ने लास्ट क्लास में लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, उनमें से ये लेस देन था। लॉजिकल ऑपरेटर्स का आउटपुट हमेशा ट्रू बूलियन होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स का आउटपुट हमेशा बूलियन होता है। तो वो जब इसको चेक करेगा और मतलब ये ट्रू कंडीशन होगी तो वो इसको जो है वो यहाँ पे जो है ना तुम्हारे पास ट्रू आ जाएगा।
और यहाँ पे ट्रू आ जाएगा तो तुम लोग वाइल लूप के अंदर एंटर हो जाओ। वाइल लूप के अंदर एंटर हो गए और तुम लोगों ने जो है रन होगा, यहाँ पे उसी तरीके से रन होगा। ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी, इंडेक्स प्रिंट होगा, स्ट्रिंग प्रिंट होगी, तो हमारे पास जो है वो वैल्यू प्रिंट होगी, सब कुछ होगा। और फिर क्या होगा, अच्छा अब आई प्लस प्लस में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिक जो है वो मैंने इंक्रीमेंट लगाया हुआ था। यहाँ पे ये क्या कर रहा था, इसके बाद जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाती थी तो इधर वो जाके जो है ना आई प्लस प्लस की जो है वो कमांड रन कर रहा था, बट वो हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा था, वो हमने बस ऊपर डिफाइन कर दिया कि जब जो है वो कोड रन हो जाए तो यहाँ पे जो है ये चीज एग्जीक्यूट करनी। यहाँ पर जो है वो हमें एक्सप्लिसिटली लिखना है, अगर नहीं लिखा तो देखोगे क्या होगा। अब मैजिक होगा। हाँ, अब देखो मजा आएगा। ये देखो, और ये इन्फिनिटली चलता रहेगा जब तक ये तुम्हारा ये ऑन है। और अब ये तुम लोग मुझे बताओ कि ये क्यों हो रहा है, बताओ कि क्यों हो रहा था, ये तुम्हारे इन्फिनिट लूप के अंदर क्यों चल रहा था। आई की वैल्यू अपडेट नहीं करी। सही है, आई की जो है वो इंक्रीमेंट नहीं कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने इसलिए जो है ना मैंने आई प्लस प्लस लगाया। अब इसको मैं जो है वो रन करती हूँ, इनपुट मांगेगा और ये मेरे पास जो है वो अब ठीक से रन होगा। वैसे ही आउटपुट आ रहा था जैसा फॉर लूप का था, वाइल के अंदर भी जो है वो तुम्हारे पास ऐसे ही होगा। अब तीसरा लूप जो है ना वो होता है तुम्हारे पास डू वाइल। अच्छा, डू वाइल से पहले मुझे बताओ कि इस इंस्टेंस के ऊपर यानी लाइन 35 के मेरे पास आई की वैल्यू जो है वो क्या होगी। जब मेरी वाइल की कंडीशन, वाइल का लूप मेरा खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो फिर मेरे पास आई की जो है वो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी। 10। किसी की यहाँ पे ये आपकी आवाज आई थी, आवाज ये आई बता थी दें किसी फिर वेट, एक ही आई थी लेकिन ये बता दें क्यों 10 हुई है। अच्छा, देखो इसको करके देख लो ना तुम लोग। हाँ 10 सही है, आई इसको मुझे पूरा रन नहीं करना। देखो यहाँ पे आई की वैल्यू आई की वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी, क्योंकि देखो इधर मैंने यहाँ पे लोकल वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया है। ये मैं किसी भी फंक्शन तो नहीं, यहाँ पे मैं किसी भी लूप के अंदर जो है ना इस आई की वैल्यू को एक्सेस कर सकती हूँ। तो जब इस वाइल के लूप ने आई की वैल्यू को यूज कर लिया, उससे इंक्रीमेंट किया, आखिरी इंक्रीमेंट पे जो है इसकी इंडेक्स आई की देखो यहाँ पे वैल्यू थी 9, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू थी 9, फिर उसने इंक्रीमेंट किया तो हमारे पास वैल्यू जो है वो चेंज हो गई 10 पे। फिर ये वापस से ऊपर गया और उसने चेक किया कि 10 जो है वो लेस देन 10 है, 10 लेस देन 10 नहीं है, तो फिर वो ये फॉल्स हो गया। और जब तुम्हारे पास यहाँ पे बूलियन वैल्यू फॉल्स आ गई तो वाइल का लूप जो है वो टर्मिनेट हो गया, वो इस कंडीशन वो इस नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाएगा और वो टर्मिनेट हो गए इस लाइन के ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो अब जब वो इधर पहुंचेगा लाइन 34 पर, तो आई की वैल्यू जो है ना तुम्हारे पास 10 होगी, आई की वैल्यू 10 होगी, और जब तुम आई को प्रिंट करोगे तो 10 होगा। तो अब अगर तुम्हें आई को वापस से दूसरे लूप में यूज करना है तो मैं आई की वैल्यू को वापस से वापस से जो है वो इनिशियलाइज करना होगा, और वो तुम लोग करोगे आई इज इक्वल टू 0 से। ये बात तुम लोग समझ में आ गई। अब दूसरा लूप देख लो जो कि है तुम लोग का डू वाइल। अब डू वाइल जो है ना बेसिकली वाइल की तरह सारी चीजें तुम लोगों को जो है वो बतानी पड़ेंगी, बस वाइल और डू वाइल में फर्क ये है कि तुम्हें वाइल को एंटर करने के लिए एक कंडीशन चाहिए होती है, ठीक है। डू वाइल के अंदर तुम लोगों को जो है वो कंडीशन नहीं चाहिए होती। तो डू वाइल का जो है वो तुम लोगों के पास ये सिंटेक्स होता है, ठीक है। तो
डू के अंदर पहुंचोगे और वो जो है ना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। ये वाला मैं फिर से कॉपी करती हूँ। ठीक है, ये जो है ना इसको प्रिंट करना शुरू, मतलब ये जो है वो आएगा डू के ऊपर आएगा और इसकी वैल्यू को जो है वो इसको सब जाके जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। उसको कोई कंडीशन नहीं चाहिए इस डू वाइल को एंटर करने की। ये लूप्स हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई एंट्री कंडीशन एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं होती, बट हमारी एग्जिट कंडीशन और हमारी जो मूविंग ऑन कंडीशन है वो डिफाइन होती है। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि हमारा आई जो है 9 होके 1 होगा, यहाँ पे भी हमें जो है ना इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब तुम लोग वाइल की कंडीशन देखो और मेरे पास इस डू वाइल के अंदर वाइल की कंडीशन देखो, इसके अंदर तुम लोगों को फर्क क्या दिख रहा है और तुम लोग क्या बता सकते हो कि ये फर्क मैंने क्यों किया। कंडीशन की पोजीशन, हाँ वो तो है चेंज, वो तो तुम्हारे सिंटैक्स के लिहाज से। मैं बता रही कंडीशन को देखो, कंडीशन मेरी चेंज, कंडीशन जो है वो किस तरीके से चेंज। नहीं अरे वो तो सुनो, वो इंक्रीमेंट पहले किया है, इसका इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा तुम्हारा सिंटैक्स है, कोड के अंदर जो है वो तुम्हारा कोड पहले आएगा, कंडीशन बाद में। हाँ सही है। इसका ठीक है कि हमारा डू वाइल जो है ना एक बार हमेशा रन करता है चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना। ठीक है, अब इसको तुम देखो, यहाँ पे देखो मैंने लेस देन एंड इक्वल टू लगाए हुए और इधर मैंने सिर्फ लेस देन लगाया। अगर मैंने इस इक्वल टू को हटा दिया तो इसको अब देखो रन करके, ये देख ये रन हुआ है क्या ठीक से। ये तुम लोगों के पास इसके अंदर होगा ये कि जब तुम्हारा एट्थ वैल्यू आएगी ना, तुम्हारा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट होगा और वो जो है वो तुम्हारे पास बेसिकली एक बार लेस जो है वो काम करेगा। तो इसके अंदर सेम कंडीशंस जो है वो हम लोग लगाते नहीं है वाइल के अंदर, क्योंकि डू जो है ना, डू वाइल हमेशा एक बार रन होता है चाहे कंडीशन तुम्हारे पास ट्रू हो या फॉल्स हो, और जो वाइल है ना वो जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी वो रन ही नहीं करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो यहाँ से स्किप होकर यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा हरी में 1 मिनट। हाँ, इसके ना मैंने कुछ अपना ही लॉजिकल एरर लगाया है क्योंकि मैं डू वाइल यूज नहीं करती। अच्छा मैं इसकी ना डू वाइल की और वाइल के दरमियान में डिफरेंस और इसकी थोड़ा सा यूज बताता हूँ कि है कहाँ कहाँ यूज होता है। इसकी एग्जांपल अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें ना, फॉर एग्जांपल हम 2 किस्म की वेबसाइट यूज कर रहे हैं। एक वेबसाइट है जिसमें आपने इंटर किया और आपने प्रीमियम मांगा, अगर आप प्रीमियम होंगे तो वेबसाइट में आप इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो वाइल की कंडीशन हो गई वो, क्यों? क्योंकि हमें पहले चेक करना होगा कि हमारे पास जो आ रहा है यूजर वो हमारा प्रीमियम यूजर है, पेड यूजर है। डू की कंडीशन, डू वाइल के लिए लूप इस तरीके से समझ लें कि जैसे गए नेटफ्लिक्स पे आपको 1 मंथ का फ्री ट्रायल मिल गया, लेकिन जैसे ही 1 मंथ का फ्री ट्रायल पूरा हुआ तो आपके पास वहां से कंडीशन बंद हो गई और अब आप नेटफ्लिक्स पे मजीद मूवीज नहीं देख सकते और स्ट्रेंजर थिंग्स का 4th सीजन नहीं देख पाएंगे। समझे मेरी बात? फर्क समझ आ गया कि क्यों यूज करते हैं हम और?
ठीक है, तुम आगे लोगों को कंडीशन के इररिस्पेक्टिव एक बार कोड चलाना हो ना तो तुम लोग डू यूज कर लेना। अच्छा, अब लूप्स हो गए। अच्छा, फंक्शन इनको बस है ना, नहीं नहीं फंक्शन नहीं, इनको बस स्विच स्टेटमेंट बता दें और क्लास एंड कर। स्विच का सिंटैक्स मुझे नहीं आता, देखती हूँ रुके। एक सेकंड मैं देखता हूँ अगर मेरे पास ये सही चल रहा है तो। नहीं रुके, बस निकाल लिया। कर लिया, चले आगे। ये रहा। अच्छा, ये तुम लोगों के पास स्विच का स्विच होता है। अच्छा, स्विच जो है ना बेसिकली एक बहुत इलेबोरेट इफ एल्स की कंडीशन होती है। इसको मैंने भी इस तरीके से समझा था, तुम लोग भी इस तरीके से समझो, क्योंकि मुझे जो है वो हमेशा यही समझ में आता है कि वो एक इफ एल्स की कंडीशन है। ये सब मैं कमेंट आउट करूँ। अरे अच्छा, स्विच के अंदर हम लोग जो है क्या कहते हैं, एक लिखते हैं, तुम लोगों के पास स्विच के अंदर आती है एक वेरिएबल होता है जिसके ऊपर हम लोग जो है वो रन करते हैं, तो और फिर हम लोग केसेस डिफाइन कर देते हैं कि अगर वो ये केस है तो फिर इस ये रन करेगा, ये केस है तो फिर ये रन करेगा, और अगर डिफॉल्ट केस डालते हैं कि अगर किसी भी जो है वो केस से मैच नहीं किया तो फिर जो है ना वो ये वाला कोड ब्लॉक रन करेगा। अरे मैं इसको तुम लोग को वो रन करके दिखा देती हूँ। हमारे पास एक वेरिएबल होता है जिसके ऊपर से हम लोग जो है वो रन करते हैं। यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं num और 1। नम की वैल्यू जो है वो मैंने दे दी 1, और अब ये जो इस जिसके ऊपर रन करेगा ना वो ये नम है। मतलब कि मैं जो हूँ वो नम की वैल्यू चेक करूंगी किससे, इससे, इससे और इससे। अब मैंने बोला कि केस जो है वो मेरा 1 है और केस 2 है और एक डिफॉल्ट केस है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे पास केस 1 है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास प्रिंट हो जाए मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ट्रू प्रिंट हो जाए, और अगर मेरे पास केस 2 है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास फॉल्स प्रिंट हो जाए, ठीक है। और अगर डिफॉल्ट है तो फिर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास नथिंग प्रिंट हो जाए। अब मैंने यहाँ पे इन नंबर 1 लिखा है ना, अब वो क्या करेगा कि यहाँ मैंने स्विच जो है ना किस वेरिएबल पे लगाया, नम के ऊपर लगाया। अब वो पहले केस को चेक करेगा कि केस 1 है, नम जो है वो तुम्हारा 1 के बराबर, नम 1 है, 1 इज इक्वल टू 1 ट्रू। तो अब हम लोग जो है ना इस केस के ब्लॉक को जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे, और मैंने यहाँ पे लिखा है सिस्टम आउट और मैंने इसको ट्रू प्रिंट कर दिया। अभी मैं ब्रेक वगैरह इस सब के बारे में समझाती हूँ। इसको मैंने किया तो देखो मेरे पास जो है वो ट्रू प्रिंट हो गया। अच्छा, अब अगर मैं इसको 4 डालती हूँ नंबर, तो फिर मैंने इसको रन किया और ये मेरे पास नथिंग प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने नंबर की वैल्यू चेक की, केस 1 जो है वो 4 के बराबर नहीं है, फॉल्स। नेक्स्ट, केस 2 जो है वो तुम्हारे पास 2 के बराबर नहीं है, नेक्स्ट। और फिर अब आगे मेरे पास कोई केसेस नहीं है तो फिर मैं जो है वो डिफॉल्ट पे चली जाऊंगी। डिफॉल्ट पे ना सारी वैल्यूज एक्सेप्ट हो जाती है। डिफॉल्ट के ऊपर जाऊंगी और वो जो है वो क्या कहते हैं नथिंग प्रिंट करेगा। अच्छा, अब देखो कि अगर मैंने यहाँ पर ब्रेक कंडीशंस नहीं लगाई तो फिर ब्रेक कंडीशंस के अंदर क्या होगा। ओह सॉरी, पहले कदम से
देखो मैंने 1 किया और मैंने सारी ब्रेक कंडीशन हटा दी, तो पहले मेरे पास ट्रू प्रिंट होगा, फॉल्स प्रिंट होगा, नथिंग प्रिंट होगा। ब्रेक क्या करता है कि अगर कोई लूप चल रहा है, ठीक है, स्विच भी बेसिकली तुम्हारे पास स्विच भी लूप की किस्म है, तो अगर तुम्हारे पास लूप या स्विच चल रहा है और ब्रेक उसको मतलब ब्रेक एक लाइन ऑफ कोड पे तुम्हारा ब्रेक लिखा है, तुम लोग ब्रेक को इनकाउंटर करते हो, तो वो लूप उसी वक्त टर्मिनेट हो जाएगा, कोई कंडीशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस वो उसी वक्त टर्मिनेट हो जाएगा। अब वो 1 जो है ना चेक करता है कि केस 1 है, ठीक है, तुम्हारे पास ट्रू हो गई, नम जो है वो तुम्हारा ट्रू हो गया, केस 1 के बराबर है, तो उसने जो है वो ट्रू प्रिंट किया, फिर वो सारे केसेस में जो है ना वो चले जाएगा, वो केस 2 में भी चले जाएगा इवन दो वो उससे मैच नहीं कर रहा, तो फिर वो फॉल्स भी प्रिंट करेगा और वो नथिंग भी प्रिंट करेगा। तो अब तो चाहते ये हमें करना ही होता है कि हम लोग जो है ना हर केस के कोड के बाद जो है वो ब्रेक लिख देते हैं। इससे क्या होता है कि जब वो इस कोड ब्लॉक को जो है ना क्या कहते हैं एग्जीक्यूट कर लेता है, तो वो इस स्विच से ही जो है वो एग्जिट कर लेता है, वो ना इसको विजिट करता है ना इसको विजिट करता है, वो बस एग्जैक्टली एग्जिट हो जाता है। अब तुम देखो अगर मैं इसको 2 कर देती हूँ, नहीं 1 ही रखते हैं, 1 मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाया मगर यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया, वो सिर्फ ट्रू प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि जो है हमारे पास यहाँ पर गए हम लोगों ने इधर इसने ट्रू प्रिंट किया, ब्रेक आया, ब्रेक के बाद वो केस 2 को देखेगा ही नहीं, वो यहाँ से जो है वो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट। डिफॉल्ट ऑप्शन है, हाँ डिफॉल्ट ऑप्शन है वो ये है ना कि अगर मेरे पास जो है 3 है फॉर एग्जाम्पल, 3 मेरे पास ना केस 1 है ना केस 2 है, हाँ अगर 2 लिखेंगे तो केस 2 होगा, हमारे पास अगर 3 है, 3 मेरे पास ना केस 1 है ना केस 2 है, तो वो डिफॉल्ट ऑप्शन में चले जाते हैं और नथिंग आ जाता है। अब देखो मैंने यहाँ पे ब्रेक जो है वो कमेंट आउट किया हुआ है, मगर वो जो है ना देखता है कि पहला केस कौन सा मैच कर रहा है, अगर 2 होता तो वो फॉल्स और नथिंग प्रिंट करता, वो देखता है कि पहला केस कौन सा मैच कर रहा है और उसके आगे के सारे केसेस को एग्जीक्यूट कर देता है। डिफॉल्ट तुम्हारा जब होता है जब कोई भी केस मैच ना करे, इसमें कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं नहीं, ये बेसिकली इसकी फंक्शनैलिटी सिर्फ यहीं तक है। देखो अब मैंने इसको 2 प्रिंट किया तो फिर मेरे पास पहले फॉल्स प्रिंट हुआ, और क्योंकि मैंने ब्रेक कंडीशन नहीं लगाई थी तो वो डिफॉल्ट कंडीशन में भी गया और उसके अंदर नथिंग प्रिंट हो गया। अच्छा अब बताओ, केस में कोई सी भी कंडीशन लगा सकते हैं, रिलेशनल की भी, हाँ लगा लो, लग जाती है यूजुअली। ये देखो कि अच्छा अब बताओ मैंने 2 रन कर रही हूँ तो मेरे पास जो है वो क्या क्या चीजें जो है वो प्रिंट होंगी। सही है, फॉल्स पॉप और नॉट जो है वो तुम लोगों के पास प्रिंट होगा। बेसिकली यहीं तक जो है वो तुम लोगों के पास आज तक का कोर्स है। अब घर पे तुम लोग एक काम करना कि मैंने एरेज बताई थी ना, तुम लोगों को एरे के ट्रावर्सल मैंने समझा दिया। एक इंटीजर की एरे बनाना 10 उसको इनपुट लेना, उसके अंदर उसको जो है वो प्रिंट कराना, और फिर एरे का जो है वो समेशन बनाना। एरे का समेशन का मेरा मतलब है कि ये जो है ना जैसे 2 3 4 1 7 6 है, तो इसका एक आंसर आना चाहिए वेरिएबल के अंदर, और वो होगा 2 + 3 + 4 + 1 + 7 + 5 + 6, जो भी आंसर हो, ठीक है। ये एरे का समेशन बनेगा 2 + 3 + 4 + 1 + 7 + 5 + 6, इसकी सारी वैल्यू का समेशन बनाना है, ठीक है। वैल्यू का समेशन, इंडेक्सेस का नहीं, और उसके अंदर, और फिर दूसरा है कि तुम लोगों को जो है तुम्हारे पास इस पूरी एरे का जो है वो प्रोडक्ट लेना है, यानी कि 2 × 3 × 4 × 1 × 7 × 5 × 6,
ठीक है, ये तुम लोग जो है वो एरे के साथ करना। और दूसरा एक सेकंड, एक एरे के अंदर और कर लेना एक चीज ना, एरे के अंदर पर्टिकुलर इनपुट लेके कोई उसको सर्च करवा के देखना कि एरे में मौजूद है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे एरे में 5 था, तो एक इनपुट लेना और ट्रेवर्स करके उसमें चेक करना कि उसमें 5 मौजूद है या नहीं। अगर 5 हो तो ट्रू कर देंगे, नहीं होगा तो हम कुछ प्रिंट नहीं करेंगे। हाँ, ये कर लेना कि अगर मैं वापस कर देती हूँ, तुम लोग ये सर्च करना कि इसके अंदर जो है तुम लोग फॉर यूज करो, वाइल यूज करो, डू वाइल यूज करो, जो मर्जी, बट अगर सारे लूप्स यूज करके तुम लोग उसकी एक बार वर्किंग देख लो कि कंडीशंस कैसे लगेंगी, वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और दूसरा जो वो कह रहा है वो तुम लोग एक बेसिकली सर्च एल्गोरिथम बनाओगे, उसके अंदर तुम लोग जो है ना खुद एक ले लोगे कि मुझे देखना है कि इस एरे के अंदर 7 है वैल्यू, वो तुम्हारे पास जो है वो एक वेरिएबल के अंदर सेव होगी टू सर्च के अंदर, और वो वैल्यू जो है वो तुम लोग हर एलिमेंट को विजिट करना, चेक करना कि जो है वो तुम्हारे पास 7 ये वैल्यू जो है वो 7 के बराबर है। अगर है तो सही, इधर इसके बाद ही तुम लोग क्या कहते हैं एरे को एग्जिट कर दोगे, लूप आगे नहीं चलेगा। ठीक है, इवन इंडेक्स का प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा हाँ, अमाइन ये दूसरा बोल लिए कि इवन इंडेक्सेस का प्रोडक्ट ले लो, कि जो है एक काम करो, समेशन ले लो कि पूरी एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका समेशन ले लो, और फिर करो कि जितने भी तुम्हारे पास इवन इंडेक्सेस हैं, जैसे कि 0 2 4 6, यहाँ पे 0 को भी जो है ना इवन कंसिडर कर लो, उनकी जो वैल्यूज है ना उनका प्रोडक्ट ले लो। ये 2 काम करो, और दूसरा लो सर्च एल्गोरिथम बनाना है कि तुम्हारे पास एक टू सर्च दिया हुआ है कि 7 है, उसको जो है वो हर एलिमेंट को विजिट करो, चेक करो कि वो एलिमेंट क्या 7 है, अगर उस एरे में एग्जिस्ट करती है वो वैल्यू तो फिर जो है वो लूप को एग्जिट करो, उसी वक्त एग्जिट करो, और जो है क्या कहते हैं ट्रू प्रिंट करा दो। हिंट, इसके अंदर इस वाले जो थर्ड वाले असाइनमेंट है ना, इसके अंदर तुम लोगों को ब्रेक की स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, जो मैंने अभी तुम लोगों को स्विच के अंदर बताई है कि वो लूप को उसी वक्त एंड कर देता है। यहाँ पे तुम लोग एक इफ की कंडीशन लगाओगे और उस इफ की कंडीशन के अंदर तुम लोग ब्रेक लिखोगे। ये वाली बात समझ में आ गई? फिलहाल अब एंड करना है क्या? या सेंड कर देते हैं बस क्लास। ठीक है, फिर सबको समझ आ गया होगा क्या क्या पढ़ाया गया, और अगर नहीं आए तो एक दफ़ा दोबारा अगर वीडियो देखनी हो तो चैनल के ऊपर देख लीजिएगा। गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब के चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, सारी वीडियोस होंगी क्रैश कोर्स की। और जो नेक्स्ट क्लास होंगी अब वो होंगी हमारे पास नेक्स्ट वीक वेडनेसडे थर्सडे, सेम टाइमिंग सेम लिंक। ठीक है, बाकी अगर नहीं मिलेगा तो मैं अगेन लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ओके फिर अगर एक हफ्ता है ना तो वो समेशन और मल्टीप्लिकेशन वाले तीनों लूप से कर लेना, अगर एक हफ्ता है तो। ठीक है, ठीक है, फिर एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।